हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ICSE फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 मशीन्स। जी हाँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, डेली लाइफ में ये ऐसा करते थे, ये ऐसे इस वजह से होता है, इस वजह से होता है। और साथ साथ में आपको बता दें कि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें से अगर क्वेश्चन आपका पुलिस वगैरह में से आ जाता है तो काफ़ी मार्क्स का आता है और चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे आप। ध्यान से देखिएगा, प्यार से समझिएगा। ये चैप्टर हमेशा मेरा फेवरेट चैप्टर रहा है क्लास 10th ICSE का, इसलिए आप लोग भी इसे मज़े लेकर अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग में बसाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे मशीन्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मशीन्स क्या होती हैं, एमए क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, ये तीनों क्या चीज़ होती हैं, आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात आई कि मशीन्स कहते कैसे हैं, किन चीज़ों को हम मशीन्स कहते हैं। मशीन्स तो हम डेली लाइफ में बहुत सारी यूज़ करते हैं, लेकिन मशीन्स का अपना खुद मतलब क्या है। बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमें कुछ हैवी लोड्स उठाने होते हैं, कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसमें डायरेक्ट अगर हम अपनी फोर्स लगाएं तो हमें वो काम करने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कार का टायर चेंज करना है तो आपने देखा होगा कार को उठाया जाता है, फिर उसका टायर निकाला जाता है, फिर चेंज किया जाता है ना, पंचर अंचर हुआ। अब कार को उठाएं कैसे? अब क्या हाथ से उठाएंगे कार को अपनी ताकत लगा के? नहीं ना, क्या यूज़ करते हैं, जैक यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक कार जैक लगाते हैं, उसको ऐसे 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 आप बहुत ही आराम से घुमाते रहते हैं और इतनी भारी कार 1000-2000 किलो की जो कार है वो आराम से ऊपर उठा पाते हैं हम, थोड़ी सी ही सिर्फ हाथ की फोर्स लगा के। तो ऐसी कोई भी चीज़ जैसे आपने यहाँ पर देखा जो हमारे काम को आसान कर दे, उसे हम जनरली कहते हैं कि वो एक तरीके की मशीन है। हालांकि मशीन की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है, मशीन की क्या डेफिनेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्यार प्यार से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने दो। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये कार जैक हम यूज़ करते हैं, है ना, एक तरीके की मशीन है। जैसे दूसरी बात करें पुली की, सिंगल फिक्स पुली होती है बच्चे। जैसे अगर हमें मान लें कि वो कुएं में से पानी निकालना है बाल्टी से, तो हम ऐसे खींच के अगर उसे निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है उसे खींचने में। लेकिन वहीं पे अगर हम इसे बाल्टी को एक चेन से, एक रोप से सिंगल फिक्स पुली के ऊपर अगर ऐसे खींचते हैं तो बड़ी आसानी से आ जाती है। तो यहाँ पुली ने हमारा काम आसान किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, काम को आसान किया। तो ये भी एक तरीके की मशीन है। या फिर जैसे बात करें कैंची, कपड़ा काटना है, कागज़ काटना है, तो अगर हम उसको डायरेक्ट चाकू वाकू से काटें तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, लेकिन कैंची से काटें तो बड़ी आसानी से कट जाता है कपड़ा। कैसे? कैंची से सिर्फ हम इतना सा हाथ चलाते हैं, देखो यहाँ से पकड़ते हैं, इसके देखो ब्लेड्स लंबे हैं जबकि हैंडल का यहाँ से ये छोटा है। हम यहाँ से हल्का सा इसे इतना ही पुश करते हैं, लेकिन काफ़ी आगे तक का कागज़ या फिर कपड़ा कट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी अगर कपड़ा काटना है तो सिजर्स का यूज़ करते हैं जिसके लॉन्ग ब्लेड्स होते हैं। तो ये ऐसा क्या काम करती है जिससे जल्दी कपड़ा कट जाता है। डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे काम को आसान कर रही है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की मशीन है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमें मिट्टी विट्टी उठा के या भारी सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो अगर हम हाथ से उठा के ले जाएंगे तो बहुत ताकत लगेगी। लेकिन इस तरीके से व्हील बैरो इसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा आगे व्हील लगा होता है, बीच में एक बकेट टाइप बनी होती है, बास्केट बनी होती है, इसमें सामान रख के लोग ले जाते हैं। तो बड़े आसानी से भारी लोड हम ले जा पाते हैं। क्यों ले जा पाते हैं आगे की बात है, लेकिन इसने हमारे काम को आसान किया। तो ये व्हील बैरो भी एक तरीके की
मशीन है। तो मशीन कोई भी ऐसी चीज़ है, क्या है, और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको एक हैवी लोड है, 50 किलो का एक पत्थर है, बॉक्स है, इसे खिसका के आगे ले जाना है, तो उसे पुश करने में बहुत दिक्कत होगी, ज़्यादा ताकत लगेगी। लेकिन इस तरीके से अगर एक ये बेंट बार अगर आप यूज़ कर लो, बेंट बार इसके अंदर लगा के, इसे हम क्रोबार कहते हैं, अगर इसे ऐसे दबा के आगे की तरफ ले जाओ, इसे दबा दो, तो ये आसानी से उठ जाता है। आपको वैसे उठाने में बड़ा मुश्किल होगी, लेकिन ऐसी क्रोबार लगा के इसे दबाओगे तो सोचो कितनी आसानी से, हल्का सा ही दबाओगे और ये इतना भारी सा लोड ऊपर उठ जाएगा। तो ये बेंट बार जिसे हम क्रोबार कहते हैं, ये भी हमारे काम को आसान कर रही है। तो ये भी मशीन है। अभी मशीन का मतलब वो नहीं है कि सर मशीन होती है वॉशिंग मशीन, उसके अंदर सर्किट्स लगे होते हैं, उसे स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो होता है, कुछ घूमने लगता है, वो मशीन होती है, या स्विंग मशीन होती है, या फैन मशीन नहीं। मशीन एक सिंपल सी बार भी मशीन हो सकती है, कैंची भी मशीन है ना। जो भी कोई चीज़ हमारे काम को आसान करे उसे हम कह सकते हैं मशीन। और एग्जाम्पल सुन लो, जैसे कि अगर हमें नट तोड़ना है, अखरोट तोड़ना है, तो कितना कर्रा होता है, उसे तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, दांत से तोड़ो या हाथ से तोड़ो, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप, जैसे कई लोग तो घर पे दरवाजे के बीच में जहाँ हिंजेस होते हैं वहाँ पे लगा के तोड़ देते हैं, तो कितनी आसानी से टूट जाता है। ऐसे इसके लिए एक नट क्रैकर आता है, यहाँ से अगर आप इसे दबाएं, यहाँ से दबाएं, तो ये आसानी से टूट जाता है। तो ये हमारे काम को आसान कर रहा है। हम अगर डायरेक्ट इस पर फोर्स लगाते, अपने मन से एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे मान लें कि हम इस पर फोर्स लगाते 50 न्यूटन की इसे तोड़ने के लिए, लेकिन अगर हम ये इस तरीके से नट क्रैकर यूज़ करेंगे, प्लास की तरह दिखने का होता है, तो वो 50 की जगह हो सकता है 10 न्यूटन से ही टूट जाए। तो कम फोर्स, हम एफर्ट लगाते ज़्यादा, लेकिन यहाँ कम एफर्ट से ही काम चल पा रहा है। तो इससे ये भी एक तरीके की मशीन हो गई। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये ऐसे ही मान लें कि ज़मीन में या किसी लकड़ी में एक कील घुसी हुई है, अभी कील को निकालना है। कैसे निकालोगे? लकड़ी में कील घुसी हुई है, हाथ से निकालोगे? हाथ से निकालोगे बहुत मुश्किल होगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको। लेकिन इस तरीके से एक क्रोबार आती है, आगे एक हुक टाइप होता है, इसमें फंसा दो कील और इसे यहाँ से दबाओ तो कितनी आसानी से कील निकल आती है बाहर। तो ये हमारे काम को फिर आसान कर रही है। तो ये भी एक तरीके की मशीन है। ऐसे ही समझो, आपको कहीं पे एक नट खोलना है, कहीं पे घुमा हुआ पेंच है उसको खोलना है, नट को खोलना है, तो हाथ से खोलो तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसी को रेंच से, रेंच आता है, उससे आप इस तरीके से फंसा के उसमें खोलो तो कितने आसानी से खुल जाता है। तो ये रेंच भी, रेंच हो गया, ये क्रोबार हो गई, है ना, क्लॉ हैमर, इसे क्लॉ हैमर कहते हैं, ये नट क्रैकर, ये सब, ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए, ये हमारे जॉब को, हमारे काम को ईजियर कर रहे हैं। तो ये सारे एक तरीके के किसका वर्क कर रहे हैं? मशीन्स का वर्क कर रहे हैं। तो मशीन्स, ये सारी की सारी मशीन्स हैं। लेकिन मशीन्स का अगर पूछा जाए कि 4 फंक्शंस क्या हैं, मशीन किन 4 तरीके से वर्क कर सकती है, तो चलिए जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ मशीन ब्रॉडली क्या होते हैं। फिर उसके बाद मशीन की डेफिनेशन अगर आएगी तो क्या लिखना है वो भी देखेंगे। ओके, तो फंक्शन ऑफ मशीन से पहले जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, जरा पढ़िए। कैन यू नेम वन सिंपल मशीन विच यू यूज लास्ट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। जितना मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आप उससे शायद कुछ निकाल सकते हैं। बताइए, कल रात सोने से जाने से पहले कोई आपने मशीन यूज़ करी थी तो उसका नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट, व्हाट इज़ दैट, और उसको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। लेट्स सी कि क्या क्या आंसर्स मुझे मिलते हैं। ठीक है प्यारे, करिए इसको। फिलहाल आ जाइए वापस किस चीज़ पे? मशीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ मशीन, फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ मशीन। एक्चुअली बच्चे, मशीन जो है टोटल 4 तरीके से यूज़ में लाई जा सकती है। 4 उसके फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? देखिए, सबसे पहले बात आई इन लिफ्टिंग हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कहने का मतलब ये है, कई बार हम मशीन्स को यूज़ करते हैं टू मल्टीप्लाई द फोर्स का मतलब कि भैया हम कम फोर्स लगाएं। हम जो फोर्स लगाते हैं उसे एफर्ट कहते हैं, और अपनी फोर्स लगा के जिस चीज़ को उठाया जाता है, जिस फोर्स को ओवरकम किया जाता है, उसे लोड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आगे मैं लिखवाने वाला हूँ, लेकिन अभी मोटे तौर पे एफर्ट और लोड समझ गए। जो हम फोर्स लगाते हैं वो एफर्ट, और जिस फोर्स को ओवरकम करते हैं वो लोड। अभी मान लें कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम कम एफर्ट लगाएं, कम फोर्स लगाएं और ज़्यादा लोड उठा पाएँ। तो ऐसी जगह पे अगर मशीन वर्क कर रही है तो हम कहेंगे मशीन इज एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लाई, कि हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई
और 500 न्यूटन की चीज उठ गई तो फोर्स मल्टीप्लाई हो गई, 10 की 50 गुना हो गई, 500 न्यूटन हम उठा पा रहे हैं। तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती हैं कई मशीन्स। कहाँ पर? जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने बताया, कार जैक की अगर हम बात कर ले प्यारे, कार जैक देखने में कई तरीके के होते हैं। एक पहला मैंने बताया था, आपने देखा होगा गैरेजेस वगैरह में ये होता है, वर्कशॉप्स में। इसमें कार के नीचे इसको ले जाते हैं और ये हैंडल है, इसको नीचे बार बार ऊपर नीचे करके ऐसे दबाते हैं तो ये इसका क्रेन की तरह ऊपर उठने लगता है और कार आसानी से ऊपर उठ जाती है। और जो भी नीचे बैठ के काम करना है, लेट के काम करना है या टायर बदलना है, इससे कर सकते हैं। तो आप देखिए कम फोर्स लगा के ज़्यादा भारी कार को उठा पा रहे हैं, तो इट इज़ एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लायर। जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में, कई शॉप्स पे या कई बड़ी जगहों पर जहाँ पे लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इतने सारे भारी भारी बॉक्सेस ले जाने हैं तो हाथ से उठाने में मुश्किल होगी, सिर पे मुश्किल होगी। तो ये इस तरीके से यूज़ करते हैं ट्रॉली टाइप। इसको हम व्हील बैरो कह सकते हैं, ये भी एक तरीके की व्हील बैरो है। तो देखिए कम फोर्स लगा के, अब लोड तो है मान लें कि भैया 500 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का, और हम यहाँ से सिर्फ 50-80 न्यूटन की फोर्स लगा के हाथ से पकड़ के कितनी आसानी से वेट को आगे ले जा पाएंगे। इतना भारी वजन को सिर्फ थोड़े से ही फोर्स लगा के आगे ले जा पाते हैं। तो ये भी एक तरीके की फोर्स मल्टीप्लाई, कम एफर्ट लगाई, ज़्यादा फोर्स ओवरकम हो रही है। या फिर आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, उठा के एक जगह से ऊपर ले जाने हैं, तो क्रेन्स बुलाई जाती हैं। भारी भारी 1000 किलो के, 500 किलो के बोल्डर्स उठा के, पिलर्स उठा के ऊपर रखने होते हैं। तो क्रेन में इस तरीके से पुलीज का सिस्टम लगा होता है, पुली टैकल सिस्टम लगा होता है। तो ये पुलीज होती हैं, ये कैसे काम करती हैं ये डिटेल में तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन भारी भारी लोड इस तरीके से ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहते हैं, जिसमें पुलीज और रोप लगी होती हैं। इससे भारी भारी सामान को हम आसानी से ऊपर उठा पाते हैं। डिटेलिंग इसकी आगे करी जाएगी, पुलिस का एक सेक्शन है पूरा, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आप एक पार्ट समझ गए कि हाँ, मशीन्स को हम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल होगी कार जैक, स्पेड, पुलिस, व्हील बैरो एक्सेट्रा। स्पेड मतलब आप समझ रहे हैं, मिट्टी उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जानी, तो ऐसे यूज करते हैं, तो वो स्पेड होता है। आगे डिटेलिंग करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट बात आई, इसका दूसरा यूज है चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। कहने का मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हमें भगाना है, आगे ले जाना है, जिस चीज़ पे हमें फोर्स लगा के उसकी मूवमेंट करानी है, कई बार वो जगह इनकन्वीनियंट पोजीशन पे होती है, वहाँ हमें एफर्ट लगाने में दिक्कत होती है। तो हम डायरेक्ट वहाँ एफर्ट ना लगा के एक दूसरी जगह एफर्ट लगाते हैं जहाँ पे हमें कन्वीनियंट हो। एग्जाम्पल की बात करें, बाईसाइकिल। अभी बाईसाइकिल का रियर वाला टायर घुमाना है, पीछे वाला टायर घुमाना है, पीछे वाला टायर घूमेगा तो हमारी साइकिल आगे चलेगी। अब पीछे वाला टायर घुमाने के लिए क्या पीछे वाले टायर के ऊपर जो कैरियर लगा होता है उसके ऊपर बैठ के क्या टायर को डायरेक्ट घुमाते हो हाथ से या पैर से? नहीं, टायर को नहीं घुमाते हो, आप पैडल्स पे फोर्स लगाते हो। डायरेक्ट आप टायर्स पे फोर्स ना लगा के किसी दूसरी जगह सीट पे बैठ के सीट के नीचे पैर से आप पैडल्स को धक्का मारते हो और पैडल्स के चलने से पीछे वाला रियर टायर चलने लगता है, जिसकी वजह से आपको साइकिल चलाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट था, एफर्ट कहाँ लगाई? कन्वीनियंट पॉइंट पे लगाई। आप पैडल से आसानी से फोर्स लगा सकते थे बजाय पीछे वाले टायर के। तो ये यहाँ पे जो पैडल्स हैं वो भी एक तरीके की मशीन का काम कर रहे हैं। इसके होने से आप कन्वीनियंट पॉइंट पे फोर्स लगा पा रहे हैं। तो देखिए, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। पैडल्स ने क्या किया, बजाय पीछे लगाने के फोर्स के आपको मौका दिया कि आप आगे बैठ के आराम से पैडल्स पे फोर्स लगा पाए। तो वो भी एक तरीके की जो पैडल्स और चेन का सिस्टम है, एक तरीके की मशीन हो गई। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ऐसे सोचिएगा कोई और ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हैं। सोचिएगा। फिलहाल तीसरी बात आई, क्या तीसरी एक ये, अच्छा साइकिल का तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया। ठीक है, तीसरी बात क्या आई है, नोट करते जाइएगा प्यारे। तीसरी बात आई, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। कन्वीनियंट डायरेक्शन, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कुएं की, कुएं से बाल्टी से पानी निकालना है। ठीक है, बाल्टी से पानी निकालना है इस तरीके से। अभी अगर हम ये पुली यूज ना करें तो
रस्सी से बाल्टी जब नीचे डाली तो हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे पानी खींचना पड़ेगा। अब आप सोचो ऐसे में खींचने में आसानी होगी पानी की बाल्टी को, या फिर पुली लगा के ऐसे खींचेंगे तो आसानी होगी। ऑब्वियसली पुली लगा के तो आसानी होगी, है ना, ऐसे खींचने में बहुत ताकत ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे पुली ने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर दिया। आप देखिए अगर पुली नहीं लगाते तो आप इसे ऐसे खींचते, ऐसे ऊपर की तरफ खींचते, यानी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होती ऊपर की तरफ। लेकिन पुली लगाने से अब आप रस्सी नीचे खींच रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अब कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। तो पहले ऊपर लग रही थी लेकिन पुली से नीचे की तरफ लगने लगी, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हो गया। पुली ने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर दिया, ऊपर की बजाय नीचे की तरफ कर दिया, जिससे हमें आसानी होने लगी। तो पुली या जो मशीन है, जो पुली यहाँ पे मशीन का काम कर रही है, एक तरीके की पुली क्या कर रही है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर रही है। तो मशीन से डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी चेंज हो सकता है, ये भी इसका एक फंक्शन है। बोले सर ऐसा क्यों होता है कि नीचे से जब हम ऊपर खींच रहे हैं तो मुश्किल हो रही है और ऊपर से नीचे खींच रहे हैं तो आसानी हो रही है। सर है तो वही बाल्टी ना, बाल्टी में 10 किलो पानी भरा है, अब चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, बाल्टी तो 10 किलो की ही है ना, तो सर ऐसे खींचने में आसानी काहे को। तो सुन लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है जब हम ऐसे खींच रहे होते हैं, चाहे ऐसे खींच रहे होते हैं, हमें ताकत कहाँ से लगानी है, अपनी मसल से लगानी है, हाथ के बाजुओं के जोर से ऊपर खींचना है मसल से, ऐसे और ऐसे। लेकिन जब हम ऐसे खींच रहे हैं तो हम अपनी मसल्स की ताकत के साथ साथ अपना वजन भी यूज कर सकते हैं उसे खींचने के लिए। मतलब अगर आप हाथ से मत भी खींचो तो आप देखो आपके यहाँ तो जोर नहीं पड़ेगा, हाथ से खींचने की बजाय आप उस पर क्या करो, आप उस पर अगर लटक जाओ, यानी अपना वजन उस पर यूज करने लगो, तो वो नीचे खींच के आने लगेगी और आपकी हाथ की जो मसल की ताकत लगनी थी वो भी बच जाएगी। तो आप बजाय अपनी मसल्स का यूज करके अपना वेट भी यूज कर सकते हो उसे खींचने में अपना वेट यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आसानी होती है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर खींच रहे हो प्यारे, तो अपना वजन थोड़ी यूज कर लोगे। ऐसे खींचने में रस्सी पे थोड़ी लटक जाओगे, उसके अंदर थोड़ी गिनना है कि रस्सी पे लटक गए, नहीं, ऐसे खींचने में वजन यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे खींचने में द पर्सन कैन यूज इट्स वेट to pull the rope. That's why it is easier when the direction of effort is downwards in the case of pulling a bucket full of water through a well using a pulley. बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ठीक है प्यारे, चलिए ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया। अभी बात आई चौथे फंक्शन की। चौथा फंक्शन है फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड का एक मतलब मशीन जो है कई बार स्पीड बढ़ाने के काम में भी आती हैं। जैसे कि बात करें गियर्स की, गियर्स कार में लगे होते हैं, आप गियर चेंज करते हो, एक से सेकंड गियर, सेकंड से थर्ड गियर करते हो तो स्पीड बढ़ने लगती है, कार की नहीं बढ़ने लगती है। तो गियर भी एक तरीके की क्या है, मशीन है, वो वहाँ पे स्पीड बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसकी डिटेलिंग पहले थी सिलेबस में, अभी सिलेबस में नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सीजर का। सीजर का आप देखिए कि जैसे इन केस ऑफ कटिंग अ क्लोथ बाय लॉन्ग ब्लेड सीजर, आप जैसे सीजर लेते हो तो आप देखिए इसके कितने लॉन्ग ब्लेड्स हैं। जितने लॉन्ग ब्लेड्स वाली सीजर लोगे, इससे कपड़ा कितनी तेजी से कटता है। टेलर वगैरह दर्जी लोग होते हैं वो लंबे ब्लेड वाली कैंची यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आप यहाँ से इसे थोड़ा सा दबाते हो, कैंची को थोड़ा सा यहाँ से ऐसे दबाते हो, हल्का सा, आप देखो ये यहाँ से इतना दबाओगे लगभग 4-5 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर दबाते हो, लेकिन ये जो ब्लेड हैं ये इतने लंबे हैं कि ये आगे तक दब जाते हैं। तो आप सोचो यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा कट जाएगा। आपने यहाँ से यहाँ दबाया 3 सेंटीमीटर, यहाँ कट गया 10 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हल्के हल्के चल रहा है, जबकि ये 10 सेंटीमीटर उतने ही टाइम में जल्दी जल्दी पूरा काट देगा। तो गेन इन स्पीड, आप हल्के हल्के उंगलियों को दबा रहे हो, वहाँ कपड़ा तेजी से कटता जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे ये मशीन की तरह एक्ट कर रहा है, विच इज यूज टू गेन इन स्पीड। स्पीड को बढ़ा रहा है, हम कम स्पीड लगा रहे हैं, एफर्ट की स्पीड कम है, जबकि यहाँ पे जो लोड लगा रखा है यानी कपड़ा, वो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ के कटता जा रहा है ना। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लें कि जैसे इन केस ऑफ रोइंग अ बोट बाय रोर, चप्पू होते हैं उससे हम बोट चलाते हैं प्यारे। आपने देखा होगा इस तरीके से बोट जब चलाते हैं तो अपने हाथ से ये चप्पू को जब चलाते हैं, रोर को जब चलाते हैं, तो देखिए हाथ, ये यहाँ पे बीच में से एक हुक लगा होता है जिससे ये अटका होता है। हाथ और उस हुक के बीच का डिस्टेंस कम है, जबकि उस हुक
और यहाँ से जो पानी को धक्का मारना है, पानी यहाँ पे लोड हो गया, जिस फोर्स को ओवरकम करना है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे ब्लेड लंबे होते हैं ऐसे इसके ब्लेड्स लंबे होते हैं। अब क्या होता है, हम ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे। अब आप देखो, जब हम उस रोर को, उस डंडे को ऐसे घुमाते हैं तो हमारा हाथ सिर्फ ऐसे हल्के हल्के चलता है, ऐसे हल्के हल्के चलता है। लेकिन आप उससे देखो, ये जो ब्लेड है नीचे की तरफ कितना आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बोट और तेजी से आगे चलने लगती है। हम हल्के हल्के हाथ ऐसे चला रहे हैं, क्या बोट भी उतनी स्पीड से हल्के हल्के चलती है? नहीं, बोट और तेज हो जाती है। हम हाथ की स्पीड हमारी ये है, बोट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे गेन इन स्पीड के लिए यहाँ पे ये रोर का यूज़ करते हैं, गेन इन स्पीड। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ब्रॉडली ये मशीन्स के क्या 4 फंक्शंस हैं बच्चे, ये 4 आप नोट कर लीजिए। 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आपके पूछे जा सकते हैं। फंक्शन एंड यूजेस ऑफ मशीन, तो आप ये लिख देंगे। फर्स्ट केस में इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, सेकंड केस में टू चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, तीसरा in changing the direction of effort in convenient direction जैसे वेल के केस में, और लास्ट केस में टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड। और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एक एक दो दो एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे, फाइनली आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ गया होगा कि मशीन्स का काम क्या होता है, किन चीज़ों को हम मशीन्स कहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर मशीन की डेफिनेशन आ जाए तो प्यारे एग्जैक्टली आपको वही वर्ड्स में डेफिनेशन लिखनी होगी जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। और डेफिनेशन बहुत आसान है, जो आपने 4 फंक्शंस अभी पढ़े उन्हीं चारों फंक्शंस को मिला दो, वही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बनेगी, देखिए, कह रहे हैं कि अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन either overcome a large resistive force by applying less effort। ठीक है, we can either overcome a large resistive force, ये फर्स्ट वाला फंक्शन हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर सकें, जिसे हम लोड कहते हैं, एट सम कन्वीनियंट पॉइंट बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स। कन्वीनियंट पॉइंट सेकंड वाला हो गया, स्मॉल फोर्स लगा के, वही फर्स्ट वाले की बात हो गई, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, देखो तीसरे की बात हो गई, और फिर बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। तो ये लिखा है ईदर के साथ वो चारों फंक्शंस ऐसे लिख दिए, ये बन गई आपकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, एक मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स at some point by applying small effort at a convenient point in a convenient direction or by which we can obtain gain in speed। उन चारों को सही से स्टेटमेंट में लिख दीजिए, ये बन गई आपकी डेफिनेशन ऑफ मशीन। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे, ये नोट कर लीजिए मशीन की डेफिनेशन। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था, पत्थर को लुढ़काने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये एक बार इस तरीके से यूज़ करते हैं, है ना, ये बार यूज़ करते हैं। ये तो स्ट्रेट है, आगे से कर्व्ड होती, तो उसे हम क्रो बार कह देते हैं। फिलहाल ये आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मशीन से रिलेटेड, पहले वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, और उससे पहले और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे लोड और एफर्ट जो मैं बता चुका हूँ। एक बार डेफिनेशन के साथ फिर से पढ़ते हैं, देखिए क्या है। सबसे पहला टर्म आ रहा है आपका लोड। लोड क्या चीज़ होती है प्यारे, लोड और एफर्ट। अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, नोट कर लीजिए, लोड कर लीजिए। क्या, जो लोड क्या चीज़ होती है, जिस लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को हम ओवरकम कर रहे हैं, उसे ओवरकम करना होता है, उसे हम लोड कहते हैं। जैसे पत्थर को खिसका के आगे ले जाना है तो पत्थर का वजन यहाँ पे लोड हो गया। कार को उठाना है हमें, तो कार का जो वजन है वो लोड हो गया। कपड़ा काटना है तो कपड़ा काटने के लिए जो कपड़े में जितनी ताकत लगनी है, कपड़ा जिस फोर्स से कटेगा वो कपड़ा यहाँ पे लोड हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो डेफिनेशन नोट करो लोड और एफर्ट की। लोड क्या चीज़ है, लार्ज द रेजिस्टिव फोर्स और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन इज कॉल्ड लोड। ठीक है, ऐसे ही एफर्ट क्या चीज़ होती है, लोड को ओवरकम करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कार को ऊपर उठाना है, तो कार का जो वजन है वो लोड हो गया, लेकिन हम वहाँ पे कार जैक यूज़ करने के लिए कार जैक पे हम अपनी कितनी फोर्स लगाएंगे, उसे हम कहते हैं
एफर्ट। एफर्ट को E से डिनोट करते हैं और लोड को L से डिनोट करते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। बात आई यूनिट क्या होगी बेटा, लोड और एफर्ट दोनों एक तरह की फोर्सेस हैं, एक वो जो हमें ओवरकम करनी है और एक वो जो हम लगा रहे हैं। तो लोड और एफर्ट की वही यूनिट्स होंगी जो फोर्स की यूनिट्स होती हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने फोर्स की एसआई यूनिट पढ़ी थी। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी और इसकी भी यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन ही होगी। लेकिन अदर यूनिट न्यूटन की बजाय कई बार केजीएफ, ग्राम फोर्स भी यूज़ करी जाती है। केजीएफ कह लो या केजी वेट कह लो, ऐसे भी यूज़ करी जाती है। और वही अदर यूनिट इसकी भी होंगी, केजीएफ, ग्राम फोर्स या केजी वेट। ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं, पहले चैप्टर्स में पढ़ाया था फोर्स वाले में। केजीएफ वेयर 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो यूनिट्स नोट कर लो, आगे इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां पर फायदा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लोड और एफर्ट। अभी बात आई मैकेनिकल एडवांटेज क्या चीज़ होती है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है प्यारे, जैसे मान लें कि कार को उठाना है, कार है मान लें 200 kgf की, कार है 200 kgf की और हम उसको उठा पा रहे हैं 10 kgf की फोर्स लगा के, है ना। हम 10 kgf की फोर्स लगा के उसे उठा पा रहे हैं। तो ये बताओ कि लोड कितना हो गया। ऑब्वियसली लोड तो हो गया आपका 200 kgf, जो कार का वजन है kgf में मैंने लिख दिया 200 kgf का कार है, तो ये तो लोड हो गया। और हम कितनी एफर्ट से उठा पा रहे हैं उसे, मान लो 10 kgf, सिर्फ 10 लगा के ही हम उसको ओवरकम कर पा रहे हैं 200 kgf की कार को। तो कितने गुना लोड हम उठा पा रहे हैं, अपनी एफर्ट के कंपैरिजन में कितना लोड उठा पा रहे हैं, कितने गुना लोड उठा पा रहे हैं। तो साफ साफ आप देखो, हमने 10 लगाई और 200 का उठा पा रहे हैं, यानी 20 गुना ज़्यादा लोड हम उठा पा रहे हैं। यही जो टाइम्स होता है कि कितने टाइम्स लोड उठा सकते हैं, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। नाम से ही पता लग रहा है भैया एडवांटेज कितनी है मशीन की, कितने टाइम्स लोड उठा सकती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। जो कैसे निकाली आपने, 20 गुना, इसको और इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 20, यानी मैकेनिकल एडवांटेज जिसे शॉर्ट में MA भी लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, लोड अपॉन एफर्ट। इट इज तो इसकी डेफिनेशन आ गई। तो डेफिनेशन में आप कह देंगे मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। और क्योंकि इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, तो इट हैज नो यूनिट। तो मेरी बात समझ गए। तो अगर हम किसी मशीन को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं कि जो हमारी फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा गुना हम कम एफर्ट लगाएं और ज़्यादा लोड ओवरकम हो पाए। तो हमें चाहिए उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कार जैक की मैकेनिकल एडवांटेज जितनी ज़्यादा होगी हम उतनी कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड को उठा पाएंगे। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे लोड और एफर्ट दोनों पे डिपेंड करती है। मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है वो 3 केसेस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं कि वो या तो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है या इक्वल टू 1 हो सकती है। कब ग्रेटर देन 1 होगी, कब लेस देन 1 होगी और कब इक्वल टू 1 होगी, जान लीजिए। जैसे आप देखिए ये कुछ न्यूमरेटर है कुछ डिनोमिनेटर। MA ग्रेटर देन 1 कब होगी, अगर न्यूमरेटर में कोई भी चीज़ आ रही है, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, बड़े को छोटे से डिवाइड करें तो उसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। बड़े को छोटे से डिवाइड करें तो हमेशा उसका फ्रैक्शन जब डेसिमल में निकालेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 तभी हो सकता है व्हेन लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। अगर ये ऐसे ना निकालना चाहें, डायरेक्ट ना लिखना चाहें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होने का मतलब लोड अपॉन एफर्ट ग्रेटर देन 1। MA की जगह लोड अपॉन एफर्ट लिख दिया, एफर्ट को इधर ले जाएं तो लीजिए ऐसे भी आ गया। जब लोड एफर्ट से ज़्यादा होगा तो MA ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसे ही MA लेस देन 1 होने का मतलब ये है लोड अपॉन एफर्ट लेस देन 1 है, यानी लोड लेस देन एफर्ट होगा। इस केस में हमें एफर्ट कम आ रही है, इस केस में एफर्ट ज़्यादा आ रही है।
यानी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड को ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन इस केस में अगर किसी मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो प्यारे यहाँ एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। बोले अरे सर एफर्ट ज़्यादा लोड कम, मतलब हमें लोड को उठाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो क्या फ़ायदा हुआ मशीन का? अरे मेरे प्यारे, मशीन का सिर्फ एक ही फ़ायदा थोड़ी होता है, मशीन का सिर्फ एक ही फंक्शन थोड़ी ना होता है कि इट इज़ यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन तो चार फंक्शन कर सकती है ना, फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकती है, गेन इन स्पीड भी हो सकती है, कन्वीनियंट पॉइंट के डायरेक्शन, कन्वीनियंट पॉइंट वाली बात हो सकती है, या फिर इन कन्वीनियंट डायरेक्शन हो सकती है। तो जिनका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह तो एक्ट नहीं करते। यहाँ लिख ले रहे हैं डज नॉट एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर बट इट एक्ट्स एज क्या गेन इन स्पीड। जनरली ऐसी मशीन जिनका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है वो जनरली गेन इन स्पीड के यूज आ सकती हैं, और जिनका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 यानी लोड बड़ा होगा, एफर्ट से ज़्यादा लोड ओवरकम कर रहे हैं, तो इट एक्ट्स एज, यहाँ पर आप कह सकते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, कम एफर्ट ज़्यादा लोड, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर। बात आई मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है, यानी L/E इक्वल टू 1 है, यानी जितना लोड उतनी एफर्ट इधर आ गई। बोले अरे सर जितना एफर्ट लग रही है उतना ही लोड उठा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? अरे तो फिर फ़ायदा हुआ ना, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह तो एक्ट नहीं कर रही है, गेन इन स्पीड की तरह भी यूज़ नहीं होगी, लेकिन जब L=E है, मैकेनिकल एडवांटेज =1 है, तो ऐसी मशीन के बचे हुए 2 फंक्शंस हो सकते हैं। इट कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, या फिर वो कन्वीनियंट पॉइंट वाला भी टू अप्लाई द फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट में मशीन्स जब यूज़ करी जाती हैं तो उस केस में MA=1 हो सकता है। जैसे कि अगर हम वेल की बात करें, कुएं में से पानी जब निकाल रहे हैं तो भाई बाल्टी जितनी भारी है, बाल्टी 20 kgf की है, तो हमें 20 kgf की ही अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितनी बाल्टी उतनी अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, पुली से खींच रहे हैं। लेकिन उस केस में डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हो रहा है, ऐसे खींचने की बजाय ऐसे खींच पा रहे हैं, तो उस केस में कन्वीनियंट डायरेक्शन वाली बात हो रही है, ना कि फोर्स मल्टीप्लाई वाली, ना कि गेन इन स्पीड वाली। वहाँ जितना बाल्टी का वजन है उतना ही हमें फोर्स लगानी होगी, वो बात अलग है। अपनी मसल्स के साथ साथ कुछ अपना वजन यूज़ कर सकते हैं, और गेन इन स्पीड भी होगी नहीं, जितनी स्पीड से हम खींचेंगे उतनी स्पीड से ही बाल्टी ऊपर आएगी। वहाँ क्या हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो रहा है। तो जहाँ पे M=1 है तो दैट मशीन कैन एक्ट एज या कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे गेन इन स्पीड नहीं होती है, फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होता है, यहाँ चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होता है। और दूसरी बात, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मशीन आप चाहो साइमल्टेनियसली उससे गेन इन स्पीड भी कर लो और फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी एक्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। मशीन या तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी या गेन इन स्पीड का, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। ऑब्वियसली MA की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए फोर्स मल्टीप्लायर या गेन इन स्पीड भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक मशीन एक ही काम कर पाएगी। ठीक है प्यारे, चलिए ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और टर्म पढ़ लेते हैं, 2 और टर्म्स हैं, पहले नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टर्म आ गया आपके सामने, वेलोसिटी रेशियो क्या चीज़ है। प्यारे आज हम जनरल कंसेप्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं मशीन्स के बारे में, आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे अगले लेक्चर में, ध्यान से समझते रहिएगा इसको। क्या है वेलोसिटी रेशियो? को शॉर्ट फॉर्म में VR भी कहते हैं। वेलोसिटी रेशियो सिंपली क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई मशीन चला रहे हैं तो उसमें एफर्ट लगा रहे होंगे और लोड भी ओवरकम हो रहा होगा। एफर्ट लगाएंगे तो एफर्ट जिस स्पीड से एफर्ट लगा रहे हैं, जिस स्पीड से एफर्ट लगाने का मतलब जिस पॉइंट पे हम एफर्ट लगाते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, और जिस पॉइंट से लोड उठता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है वो जिस स्पीड से चल रहा होगा
और लोड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड जिस स्पीड से चल रहा होगा उस रेशियो को हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। जैसे कार जैक है, कार जैक में हम एफर्ट लगा रहे हैं तो एफर्ट की वेलोसिटी जो है चलने की, कार जैक घुमाने वाला होता है एक, वो जिस वेलोसिटी से घुमा रहे हैं वो अपॉन लोड जिस वेलोसिटी से, कार जिस वेलोसिटी से ऊपर उठ रही है, इसका अगर रेशियो हम ले लेते हैं तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, जिसकी वजह से इसकी डेफिनेशन बनती है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। जी हाँ, जब मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ रहे थे तो ऊपर लोड था, नीचे एफर्ट थी। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट था, लेकिन यहाँ ऊपर लोड नहीं है, यहाँ ऊपर लोड की वेलोसिटी नहीं है, यहाँ ऊपर एफर्ट की वेलोसिटी है, इसलिए ध्यान रखना उसका उल्टा है। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड। क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये प्योर रेशियो होता है, तो इट आल्सो डज नॉट हैव एनी यूनिट। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज की नहीं होती है, ऐसे इसकी भी यूनिट नहीं होती है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला ये तो है ही है, साथ साथ में एक और भी हो सकता है। कैसे? आप देखिए, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम एफर्ट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एफर्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसकी डिस्प्लेसमेंट? एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट का टाइम। एफर्ट की जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है और एफर्ट जितनी देर के लिए लगी है, टाइम के लिए, दोनों एफर्ट का। ऐसे ही अगर हम बात करें लोड की वेलोसिटी तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन लोड की वेलोसिटी है तो लोड का डिस्प्लेसमेंट और लोड का टाइम, ठीक है। लेकिन प्यारे, टाइम कोई अलग अलग थोड़ी होगा, टाइम तो सेम होंगे दोनों केस में। क्यों भाई? जैक को घुमा रहे हैं, कार ऊपर उठ रही है, एफर्ट चला रहे हैं और लोड ऊपर उठता जा रहा है। जितनी देर तक जैक चलाएंगे, जितनी देर तक एफर्ट लगाएंगे, उतनी देर तक लोड ऊपर उठेगा। तो एफर्ट का टाइम और लोड का टाइम सेम होगा। टी सेम होने से अलग अलग ना लिख के सिर्फ टी लिखिए, और इस फॉर्मूले में अगर हम डाल दें तो ये हो गया डी अपॉन टी, और VL का फॉर्मूला लिख दीजिए DL अपॉन टी। टी कैंसिल हो गया, बन गया DE अपॉन DL। तो वेलोसिटी रेशियो का एक ये भी फॉर्मूला है और एक ये भी फॉर्मूला। वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड, या रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू डिस्टेंस ऑफ लोड। ठीक है प्यारे, तो देखिए ये इस तरीके से इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। जैसे हम बात करें कि कई बार यहाँ पर भी 3 केसेस होंगे, जैसे MA के 3 केसेस थे, MA लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। ऐसे ही वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये मैंने 3 केसेस लिख दिए हैं। चलिए अगर हम कहें VR ग्रेटर देन 1 है, VR ग्रेटर देन 1, VR की जगह हम लिख दें VE अपॉन VL, ठीक है, VE अपॉन VL greater than 1, VE upon VL greater than 1, which implies that velocity of effort is greater than velocity of load। मतलब लोड की वेलोसिटी कम होगी, एफर्ट की ज़्यादा होगी। एफर्ट ज़्यादा स्पीड से लगानी पड़ेगी और लोड कम स्पीड से चलेगा। ऐसी मशीन में भैया एफर्ट की स्पीड ज़्यादा, लोड की कम है, तो ये गेन इन स्पीड तो नहीं हुआ। गेन इन स्पीड जब होता है जब हम एफर्ट कम स्पीड से लगाएं और लोड ज़्यादा स्पीड से चलने लगे, लोड की स्पीड ज़्यादा हो, तब वो गेन इन स्पीड होता है। जैसे इस केस में अगर हम देखें VR लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि VE अपॉन VL लेस देन 1, इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट VE अपॉन VL, सॉरी VL इधर ले जाएं, VL इधर ले जाएं, तो VE लेस देन VL, इसका मतलब ये है लोड की वेलोसिटी ज़्यादा है, लोड ज़्यादा वेलोसिटी से भाग रहा है बजाय एफर्ट के। तो दिस मशीन जिसका MA लेस देन 1, VR लेस देन 1 है, इट विल एक्ट एज it is used to gain in speed। ये gain in speed के काम में आएगा, और जो ऊपर वाला है वो gain in speed तो नहीं होगा, तो फिर ये फोर्स मल्टीप्लायर के काम में आएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है प्यारे, ध्यान रखना, कब फोर्स मल्टीप्लायर, कब गेन इन स्पीड। यहाँ पे अगर हम बात करें VR की, VR ग्रेटर देन 1 होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर। MA में भी यही था, MA ग्रेटर देन 1 होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर। MA लेस देन 1, VR लेस देन 1, तो गेन इन स्पीड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
ठीक है, अभी बात आई तीसरी, वी आर इज इक्वल टू 1 है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि वी एल इधर ले जाएं तो वी ई इज इक्वल टू वी एल है, यानी दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है। जिस वेलोसिटी से एफर्ट लगाएंगे उसी वेलोसिटी से लोड उठेगा, तो ये ना ही गेन इन स्पीड होगा ना ही फोर्स मल्टीप्लायर होगा। इन दिस केस मशीन इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इसमें डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज करने के काम में आती है ऐसी मशीन। जैसे कि एग्जाम्पल वेल के केस में कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो प्यारे जिस स्पीड से अपने हाथ चलाओगे, रस्सी खींचोगे, उसी स्पीड से पानी की बाल्टी ऊपर आएगी। ऐसा तो नहीं कि हाथ हल्के हल्के चलाओ, पानी बाल्टी ज़्यादा तेज ऊपर आ रही, जितना इधर से रस्सी खींचोगे जिस स्पीड से, उतनी स्पीड से बाल्टी की रस्सी ऊपर खींचेगी। तो इस केस में वीई वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड दोनों सेम होंगे। वेलोसिटी रेशियो 1 होगा और इस केस में ना ही फोर्स मल्टीप्लायर ना ही गेन इन स्पीड, यहाँ होगा चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट नीचे लगाने की बजाय ऊपर खींचने की बजाय ऐसे लगा पा रहे हैं, यानी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो ये 3 यूजेस, ये 3 केसेस नोट कर लीजिए प्यारे, एग्जाम में आ सकता है। और एक काम यहाँ पे जैसे मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में बताया है, वेलोसिटी के टर्म्स की बजाय यहाँ डिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते थे, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब ये क्या है आप समझो अपने आप, मैंने आपको हिंट दे दिया है। जब डिस्टेंस ऑफ एफर्ट ज़्यादा होगी फोर्स मल्टीप्लायर, डिस्टेंस ऑफ लोड ज़्यादा होगी गेन इन स्पीड, दोनों की डिस्टेंस सेम होगी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है प्यारे, चलिए ये नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले टर्म पे। ओके प्यारे, तो आ रहे हैं आपके सामने 3 अगले नए टर्म्स, जैसे कि वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। ये आज के लेक्चर के लास्ट 3 टर्म्स हैं। जल्दी से देख लीजिए क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है जब कोई मशीन हम चलाते हैं तो भैया हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा या अपने आप चलेगी? अपने आप तो कोई चलेगी नहीं मशीन, हमें तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो हम जितना भी उसके ऊपर वर्क करेंगे मशीन के ऊपर, उसे हम कहते हैं वर्क इनपुट। और मशीन वर्क इनपुट करने से मशीन जितना आउटपुट देगी उसे हम कहते हैं वर्क आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल कार जैक को हम चला रहे हैं तो एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफर्ट हो गई, लेकिन वो फोर्स लगाने से, वो एफर्ट लगाने से हम कुछ वर्क भी तो कर रहे होंगे कार जैक पे, जो वर्क कर रहे होंगे वो हो गया वर्क इनपुट। ऐसे ही कार ऊपर उठ रही होगी तो कार हो गया लोड, और लोड पे जितना वर्क हो रहा होगा वो हो गया वर्क आउटपुट। की आउटपुट में कितना मिल रहा है वर्क, कितना वर्क से कार ऊपर जा रही है, लोड पे कितना वर्क हो रहा है वो वर्क आउटपुट, और एफर्ट से कितना वर्क मशीन पे, वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड वर्क इनपुट, वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। लेकिन एक वर्ड और जोड़ लो, वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। वर्क डन ऑन द लोड, कार ऊपर उठ गई, ऑन द लोड बाय द मशीन इज कॉल्ड, वहां बाय द मशीन यहां ऑन द मशीन इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। नोट कर लो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट, वर्क डन बाय द मशीन ऑन लोड, ऑन द मशीन बाय द मशीन, बाय द एफर्ट ऑन द लोड। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसे W इनपुट और इसे W आउटपुट से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या होगा प्यारे, क्योंकि वर्क का आपने जनरली फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इनपुट का भी फॉर्मूला यही होगा, वर्क आउटपुट का भी फॉर्मूला यही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्योंकि अगर हम यहाँ पे वर्क इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट में W इन W आउट भी लिख सकते हो, या फिर पूरा वर्क इनपुट वर्क आउटपुट ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट में जो फोर्स लगाते हैं हम, इनपुट में जो फोर्स लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे एफर्ट कहते हैं। और इनपुट में जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्वियसली वो एफर्ट की होगी, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ऐसी आउटपुट में जो फोर्स ओवरकम होगी वो लोड की ओवरकम होगी, तो यहाँ फोर्स जो लेंगे वो लोड की लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी लोड की लेंगे। तो ये एफर्ट इंटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, यानी ये हो गया E इंटू डी ई, और ये हो गया L इंटू डी एल। ये इनपुट और ये आउटपुट। ऑब्वियसली यूनिट जूल ही होगी, क्या जूल ही, जूली नहीं
जूल ही इसकी यूनिट होगी जो वर्क इनपुट की जो वर्क की जनरली होती है। और जो वर्क इनपुट है बेटा वही एक तरीके की आप एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट। जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी जाएगी, जितना वर्क मिलेगा उतनी एनर्जी आएगी। तो वर्क इनपुट को कई बार एनर्जी इनपुट और वर्क आउटपुट को कई बार एनर्जी आउटपुट भी कहते हैं। और इन दोनों का जो रेशियो होता है बेटा, उसी रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं, जिसे ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा एक तरीके का ग्रीक सिंबल है, जैसे एन बनाते हो, एन की ये डंडी लंबी कर दो तो ये ईटा बन जाता है, इसे ईटा बोलते हैं। इससे एफिशिएंसी डिनोट होती है। कई बुक्स में एन से भी डिनोट करी हुई है, फिलहाल इसका सही सिंबल ईटा होता है और इसका फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ऊपर आउटपुट लिया है, ऊपर आउटपुट लिया, रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट थ्रू वर्क इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है बनाने का? मतलब ये है कि क्या होता है बेटा, जैसे इनपुट है, मान ले हमने जैक चलाया, जैक पे हमने वर्क किया, कार जैक पे कितना वर्क किया, मान ले 20 जूल का वर्क किया, ठीक है। उससे कार ऊपर की तरफ उठी तो लोड पे भी कुछ वर्क किया मशीन ने, लोड पे वर्क किया मशीन ने। मान ले लोड उठाने में मशीन ने जितना वर्क किया वो किया 18 जूल। यस बेटा, देखिए ध्यान रखिए, कभी भी हमारा जो वर्क है, जो हम इनपुट दे रहे हैं और उससे जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट ऑब्वियसली कभी इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे हम जितना वर्क दे रहे हैं 20 जूल का कर रहे हैं, आउटपुट में 20 जूल से ज़्यादा थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी कहीं से जोड़ थोड़ी जाएगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वर्क आउटपुट कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकली बात करें तो बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों बराबर नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम जैक को चलाएंगे तो हमारा जो वर्क है वो कुछ वेस्ट भी होगा इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वगैरह जैसी फोर्सेस को ओवरकम करने में वेस्ट भी होगा। इसलिए अगर 18 जूल का हमें आउटपुट में मिल रहा है तो इनपुट में 18 जूल का हमने इनपुट जो दिया वो तो दिया होगा जिससे आउटपुट बना, और 2 जूल ओवरकम करने में काम में आ गया होगा कौन सी फोर्सेस को? फ्रिक्शनल फोर्सेस को। तो हमेशा जो आउटपुट वाला है वो इनपुट से कम ही होगा। इनपुट में जितना भी देंगे, कुछ वर्क हम देंगे, कुछ एनर्जी देंगे हम इनपुट में, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस होनी ही होनी है, एनर्जी लॉस होनी ही होनी है, आउटपुट में उतनी नहीं मिलनी है। तो कितनी मिली आउटपुट में? 18 मिली, कितने में से? 20 में से। इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी। जैसे मार्क्स निकालते हो आप, 18 नंबर आए 20 में से, 18 नंबर आए कितने में से? 20 में से। जितने आए अपॉन जितने दिए, जितने का टोटल था, उस रेशियो को यहाँ पे एफिशिएंसी कहते हैं। वर्क इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट, ऊपर हमेशा आउटपुट रहेगा। ये कई बार परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर आप ऐसे लिखें तो ये 0.9 आ जाएगा, और इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे करेंगे आप? जैसे अपने मार्क्स निकालते हैं परसेंटेज में तो क्या करते हैं? सिंपली इंटू 100% कर देते हैं। 18/20 इंटू 100, उससे परसेंटेज बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे परसेंटेज बन जाएगी 18/20 इंटू 100, ये परसेंट आ गई कितनी? 90%। यानी ऐसी मशीन की एफिशिएंसी 90% है। 90% का मतलब 100% नहीं है, 10% यहाँ पर वेस्ट हो जा रहा है मामला। 10% वेस्ट हो रही है एनर्जी, इसलिए इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 90% है। एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है, कब हो सकती है, इसका एक अलग से फिर से हम सेकंड लेक्चर में डिटेलिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम आइडियल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप समझ लीजिए। और एफिशिएंसी क्योंकि रेशियो है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ऊपर भी जूल नीचे भी जूल, तो इसकी एफिशिएंसी हैज़ गॉट नो यूनिट। नो यूनिट, यहाँ पे यूनिट कोई भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर इस पे बेस जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स। चलिए ओके प्यारे, आज का लास्ट इंपॉर्टेंट नोट ज़रूर कर लीजिए। यहाँ जो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन होता ही होता है। जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के अंदर, उसमें फ्रिक्शन होता ही होता है। उनका अपना कुछ ना कुछ वजन होता ही होता है मूविंग पार्ट्स का, जिसकी वजह से, उसके डिज़ाइन की वजह से उसका जो वेलोसिटी रेशियो होता है, अगर फ्रिक्शन का इफेक्ट और उनके वजन का इफेक्ट देखें तो वेलोसिटी रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन कितना है और वेट कितना है इसका। वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंजेस बट फ्रिक्शन और वेट की वजह से हाँ मैकेनिकल एडवांटेज जरूर चेंज होती है, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
क्यों कम हो जाती है, वेलोसिटी रेशियो क्यों नहीं होती? आप देखिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। जैसे कि हम बात करें पानी खींच रहे हैं वेल से, तो वो पुली में चाहे कितना भी फ्रिक्शन हो जाए, गड़गड़ाहट हो, बहुत मुश्किल से खींचे, लेकिन जितने डिस्टेंस हम हाथ नीचे ले जाएंगे, 1 मीटर ऐसे नीचे ले गए रस्सी को, तो 1 मीटर ही बाल्टी ऊपर उठेगी। फ्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुली का कितना वेट है, रस्सी का वेट कितना है, रस्सी का वेट कितना है, उसका वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी रेशियो उतना ही रहेगा। वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ मूविंग पार्ट्स। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। ऑब्वियसली आप सोचिए कि अगर हम बाल्टी को ऊपर उठा रहे हैं, वहाँ पे अगर रस्सी, भारी रस्सी ले लें, तो रस्सी को खींचते समय जो रस्सी के साथ बाल्टी के साथ रस्सी बंधी है, अगर रस्सी भारी हो जाए तो फिर हमें और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसा कहो, लोड बढ़ जाएगा, सॉरी और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी। 10 किलो की बाल्टी थी, 5 किलो की रस्सी आ गई, तो हमें और एफर्ट लगानी पड़ेगी उस बाल्टी को उठाने के लिए। और एफर्ट लगाने का मतलब ये है कि एफर्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगी। मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगी, यही यहाँ पे लिखा है, मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेस, और एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। कैसे एफिशिएंसी कम हो जाएगी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला प्यारे होता है मैकेनिकल एडवांटेज MA अपॉन VR। अगर MA कम होगा तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन ये कैसे आया, ये अगले लेक्चर में आने वाला है। जब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए। तो प्यारे, ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की बात पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मशीन जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल मशीन क्या होती है, एक्चुअल मशीन क्या होती है, और रिलेशन बिटवीन MA VR एफिशिएंसी जो मैंने अभी आपको बताया, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे। प्यारे, जितना भी आज हमने कराया है उसके आप नोट्स बना लीजिए। बहुत ही डिटेल में जाके मैंने सब चीज़ें आपको समझा दी हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैसा रहा, चाहे लगा आपको चैप्टर, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। फिलहाल बेटा मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर पे अगर आप जंप करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक्स पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आप अगला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। जब तक के लिए बेटा नोट्स बनाते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।